Hello everyone. Today we will discuss about superconductivity, applications of superconductivity, series combination and parallel combination of resistances, terminal potential differences, and also about internal resistance and factor affecting its. So friends, let's get started. So friends, first we will discuss about superconductivity. ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उसका जो रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टिविटी है वो भी कंटिन्यूस बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाती हूँ ऐसे ऐसे उसका जो रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टिविटी है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई थी। अब मैं इसी बात को इस एक नए टॉपिक से रिलेट करना चाहती हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। सो जैसे जैसे मैं किसी कंडक्टर की जो है टेम्परेचर घटाती चली जाऊँगी तो उसका रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। सपोज कीजिए मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इतना घटा रही हूँ कि उसकी रेजिस्टिविटी एट एनी पॉइंट 0 हो गई। सपोज कीजिए, आप इस ग्राफ से समझिए, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, ये हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इधर को बढ़ रहा है टेम्परेचर, बढ़ रहा है ना इधर को टेम्परेचर, इधर को रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसका जो है टेम्परेचर घटाती जा रही हूँ तो ग्राफ इधर को आएगा, घटाती जाऊँगी, फिर हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर आएगा उस दौरान कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है वो एकदम 0 हो जाएगी। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, वो 0 हो जाएगी। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे TC, विच इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर। समझ गए? और इस फिनोमिना को, रेजिस्टिविटी एकदम 0 होने वाले फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? सुपर कंडक्टिविटी। समझ गए आप लोग? सो आई एम वांट्स टू से दैट if we decreases temperature continuously, then at a particular temperature the resistivity should be equals to 0 at any temperature, and this temperature is called as critical temperature or transition temperature, and this phenomena is called as superconductivity. So I hope आप लोगों को ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बताती हूँ। सो अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, ताकि जो पावर का लॉस है वो बहुत कम हो, मतलब द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मतलब जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस कम होगा। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ किया जाता है। और टू स्टोर इन सुपर कंडक्टर्स टू स्टोर मेमोरी, सुपर कंडक्टर्स में मेमोरी स्टोर करने के लिए। समझ गए आप लोग? थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है टू प्रोड्यूस वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आप लोग? ये है सुपर कंडक्टिविटी की कुछ एप्लीकेशंस। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो सपोज कीजिए ऐसा मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, और ये मैंने ऐसे सीरीज में कंबाइन कर रखी है। एक बैटरी लगा के यहाँ से करंट आई जा रही है, बैटरी वोल्टेज V1 है। इस रेजिस्टेंस का ये R1, ये R2, ये R3, इसके एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ पे V2 है, एंड देन यहाँ पे V3 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस पे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है रेजिस्टेंस पे। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है तो हम वोल्टेज का फैक्टर लेके चलेंगे। दैट मीन्स टोटल वोल्टेज क्या होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। एक्स्ट्रा तो कहीं से आ नहीं रही है भाई, जितनी इसके पास उसने कुछ इसे दी, कुछ इसे दी, कुछ इसे दी, यही टोटल है। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR, देन V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 IR2 and V3 will be IR3. Put all these values in equation number फर्स्ट। रखिए
तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ गए आप लोग। यहाँ से मैं I कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I को मैं इसके अपॉन में पहुँचा देती हूँ, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, देन V अपॉन I विल बी R, then R is equals to R1 plus R2 plus R3. Here R is the resultant resistance of these three resistances which are connected in series combination. समझ में आया आप लोगों का, आप लोगों को ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सेम ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। Now we will discuss about parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से है भाई, ये तो कोई R1 है, R2 है एंड दिस वन इज R3, R1 R2 R3। और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, वोल्टेज इज V एंड हियर विल बी करंट I एंड दिस वन इज I1, सॉरी I3 है, दिस वन इज I1 एंड दिस टू इज I। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है। तो मैं ऐसे ही लेकर चलूँगी। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ से क्या करेंगे, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 V upon R3. Put these values in equation number first. We get I is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। यहाँ से मैं V कॉमन ले लूँ और V कॉमन लेके इधर अपॉन में चला जाएगा तो I अपॉन V हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एंड यहाँ से आप देखिए जैसे ही मैं I अपॉन V करूँगी तो इधर R आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R, देन वी गेट 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो गाइस फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इफ़ वी हैव थ्री रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए EMF किसी भी सेल में किसी भी सेल का EMF हमें सेल में एक यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी देते हैं। दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। मतलब किसी भी सर्किट में, किसी भी सेल के सर्किट में किसी यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज इन द सर्किट। दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो जूल पर कूलम ही है, मतलब वोल्ट ही है, पर ये वोल्टेज से डिफरेंट है। EMF और वोल्टेज में डिफरेंट है। अब तक तो हम कोई भी बैटरी कनेक्ट कर रहे थे, V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर रहे थे। अब हम कोई भी बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम E वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हमेशा सर्किट में E कहीं का काम करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। सो आइए अब हम हमारे टॉपिक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई एक सर्किट है, इसका यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की, जैसे Q चार्ज चला और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जब Q चार्ज चला तो यहाँ वापस भी आएगा। समझ गए आप लोग? ये Q चार्ज वापस आया, इसका रेजिस्टेंस सपोज कीजिए R1, इसका R2, इसका R3। यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, और यहाँ पे सपोज कीजिए इस Q चार्ज को इधर से इधर, मतलब इस रेजिस्टेंस में से पास थ्रू होने के लिए जो वर्क किया गया है वो W1 है, यहाँ से W2 और यहाँ से W3। मतलब the cell provides energy to flow the charge in the circuit and this energy is consumed in different parts of the circuit like R1, R2 and R3। समझ गए आप लोग? सो टोटल एनर्जी जो है
कि इस सेल के द्वारा इस क्यू चार्ज को दी जाएगी फ्लो करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी दी जाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा W इक्वल्स टू ई क्यू। भाई एनर्जी के फॉर्म में ही तो होता है, जितनी एनर्जी दी उतना ही वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आई, W इक्वल्स टू ई क्यू। समझ में आया आप लोगों के क्या है ये है द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो क्यू चार्ज थ्रू द सर्किट। कितना आया, W इक्वल्स टू ई क्यू। अब W किसके इक्वल होगा भाई, जितनी यहाँ कंज्यूम हुई प्लस जितनी यहाँ कंज्यूम हुई प्लस जितनी यहाँ कंज्यूम हुई। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, ई क्यू इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब मैं यहाँ से क्यू इनके अपॉन में ले जाऊँ तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन क्यू प्लस W2 अपॉन क्यू प्लस W3 अपॉन क्यू। एंड एज वी नो दैट E इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू होता है। तो मतलब जब हमारा W1 अपॉन क्यू आएगा तो E का इमेज चेंज हो जाएगा V1 में, और जब W2 अपॉन क्यू आएगा तो V2 में, और W3 अपॉन क्यू V3 में। सो वेयर W1 अपॉन क्यू, W2 अपॉन क्यू एंड W3 अपॉन क्यू आर द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू क्या आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट ऑफ सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंपोनेंट्स। हियर कंपोनेंट्स आर R1, R2 एंड R3। समझ गए आप लोग, ये है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब हमने बाहर वाला रेजिस्टेंस तो डिफाइन कर दिया, हमें पता भी है क्या होता है, कितना इफेक्ट होता है, क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है वो। अब हम किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड्स खड़े हुए होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेल्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार अपना सिलेबस में जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। और सपोज कीजिए कोई रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ये क्या है, एक सेल है अंदर, जैसे हमारा बैटर होता है ना, यहाँ पे ये होती है, ये खूंटियाँ होती है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तेजाब भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने की कितनी ज़्यादा सुगमता मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी से फ्लो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको अपोजिशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है फ्लो होने के लिए। जितना ज़्यादा परेशान करेगी इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लो होने के लिए अगर इजीली फ्लो हो गया तो रेजिस्टेंस कम चलेगा, मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज कीजिए इलेक्ट्रोलाइट कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा है, मतलब वहाँ पे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाने की वो कुछ यहाँ पे वेस्ट हो रही है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर मटेरियल्स फील्ड इन द सेल। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने दे रही है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, भाई इसको क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है इंटरनल रेजिस्टेंस को। एक तो मैंने अभी बताया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई ये ज़्यादा कंसनट्रेट है, ज़्यादा डाइल्यूट है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, या फिर न्यूट्रल है, आयनिक है, एनायनिक है, ठीक है, कैटायनिक है। तो वो नेचर डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस पे। सेकंड, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब थर्ड जो है इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन है, ये मतलब इलेक्ट्रोड कितना बड़ा है, कितना छोटा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड, समझ गए आप। और फिफ्थ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से कनेक्ट वो करते हैं डिनोट। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, इंटरनल रेजिस्टेंस घटता क्यों चला जाता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो इसकी कंसनट्रेट, वो जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट था डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इसके जो पार्टिकल्स है कुछ न्यूट्रल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ सुगमता आ जाएगी इनके फ्लो होने के लिए। तो इसी वजह से टेम्परेचर इसको इसी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को आज के टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन गाइज, थैंक यू सो मच।